राहत का सच। इस खास कार्यक्रम में हम आपको उत्तराखंड में आई तबाही के बाद राहत के सच से रूबरू कराने जा रहे हैं। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी तादाद में जान माल का नुकसान हुआ। लोगों के घर बार तो सैलाब की भेंट चढ़ ही चुके थे, अब वो दाने दाने को भी मोहताज हो गए हैं। सरकार राहत पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन सरकार के दावे की पोल खुद वो लोग खोल रहे हैं जिन पर तबाही का सितम टूटा है। देखिए उत्तराखंड में कई इलाकों से वापस लौटे P7 संवाददाता किरण कांत शर्मा और उनके सहयोगी आशु शर्मा की खास रिपोर्ट। नेता लोग घूम रहे हैं हवा में और हवा निकल रही है जनता की। हमको भी प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चों को भी। इस तरह से हम भी आ रहे हैं। कई बार हमने प्रशासन को और शासन को इस समस्या से हम अवगत करा दिया है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। तबाही के बाद राहत का सच जानने के मकसद से P7 की टीम पहुंची पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी इलाके में। जो मुंशियारी पहले कभी ऐसा हुआ करता था। वहां कुदरत ने जो तबाही मचाई, उसके बाद मुंशियारी की ये तस्वीरें जिंदगी की चुनौती बयां करती हैं। मुंशियारी में जगह जगह सड़क टूटे हुए हैं, जिंदगी बिखरी हुई है और सैलाब से आए सितम के निशान यहां चारों तरफ मौजूद हैं। पहाड़ों में जिंदगी कितनी कठिन होती है, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हाल सिर्फ मुंशियारी का ही नहीं है, मतकोट और धारचूला इलाके में भी जिंदगी तबाह हो गई है। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि भारत और चीन की सीमा से सटे इस इलाके से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सरकार कहती है कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों से बात करने पर राहत की असलियत का पता चलता है। P7 की टीम ने जितने लोगों से यहां बात की, हल्की फुल्की मदद की बात छोड़ दें तो P7 संवाददाता जब इस इलाके में राहत का सच सरकार के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक ऐसी कोई राहत लोगों तक नहीं पहुंची थी, जिसे लेकर गांव वाले सरकार का गुणगान करते। उल्टे लोगों में प्रशासन और सरकार के प्रति काफी नाराजगी दिखी। 13 दिन आपदा आए हुए हो गए हैं, नेता लोग घूम रहे हैं हवा में और हवा निकल रही है जनता की, और अधिकारी भी मस्त मर रहे हैं। यहाँ कोई सामान हमको नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो आने जाने का मतलब ये नहीं है। पानी की व्यवस्था भी खुद हम लोगों ने अपने हाथ से की है, कोई मतलब कि जल निगम या जल संस्थान का जो है तक नहीं आया। एक तरफ लोगों की शिकायत तमाम है, दूसरी तरफ प्रशासन अपनी मजबूरी गिनाने में पीछे नहीं। की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। रास्ते ग्रिप से भी बनाए जा रहे हैं, PWD से भी बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर ITBP के भी उधर से कुछ जवान लगे हुए हैं, वो भी बनाए रहे हैं। विद्युत विभाग के लोग लगे हुए हैं, वो भी जो है सड़क पर भी जो है फोकस कर रहे हैं। लेबर की यहाँ प्रॉब्लम है, ढुलाई की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जितना हम लोग ला सकते हैं उतना ला रहे हैं। हेली से भी हम लोगों ने जो है जहाँ जहाँ ज़्यादा कमी है वहाँ पर ड्रॉप करवाए हैं। करीब जो है 3 साटी हमने मल्ला जोहार में लगवाई है, और 2 साटी हमने जो है बंगा पानी में लगवाई है, वहाँ भी बैग वगैरह गिराए गए हैं। तो राशन की वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बहुत दूर दराज के गाँव में है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि हम लोग भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। फिर भी प्रयास कर रहे हैं अन्य किसी जो है मार्ग से वहाँ उनके पास तक पहुँचे और राशन खाद्यान्न वगैरह पहुँचाया जाए। हालांकि P7 की टीम ने देखा कि पहाड़ों के बीच से रास्ते बनाने का काम जारी हो चुका था, विस्फोट कर फिर से रास्तों को खाली कराया जा रहा था, लेकिन रास्ते बनने के बाद जरूरतमंदों तक सरकारी राशन और मदद पहुंच भी जाती है तो इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि तबाही के बाद लोगों को जरूरत होती है तुरंत मदद की। काश सरकार लोगों की मुसीबतों को समझ पाती। किरण कांत शर्मा, P7 न्यूज, मुंशियारी। नेता लोग घूम रहे हैं हवा में और हवा निकल रही है जनता की।
कोई प्रॉब्लम होती है हमारे बच्चों को भी, इस तरह से हम भी आ रहे हैं। कई बार हमने प्रशासन को और शासन को इस समस्या से हम अवगत करा दिया है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। उत्तराखंड में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी उजाड़ दी, तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। कहते हैं बीती हुई बातों को लोग समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन हरिद्वार के पौड़ी गांव के लोगों के जहन में ये किस्सा आज भी ताजा है। और क्यों न हो, इन लोगों को आज भी अपनी असल जिंदगी में तबाही के बाद जिंदगी की तमाम चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। अब हरिद्वार में बहती इस नदी को ही देख लें, नदी की धारा कितनी तेज है, ये आप भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन न सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बल्कि इस इलाके के कई लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसी नदी को रोज कई बार पार करना पड़ता है। अस्पताल का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। छोटे छोटे बच्चे रोजाना अपनी जान पर खेल के स्कूल का रास्ता भी यहीं से तय करते हैं। घुटनों तक भीगते इन बच्चों को रोजाना मजबूरी में इसी तरह स्कूल जाना पड़ता है। पैदल जाना हो, साइकिल से जाना हो, गाड़ी से जाना हो, बस से जाना हो, रास्ता सिर्फ एक ही है और ये रास्ता गुजरता है इस खतरे भरी नदी से होकर। बड़ी नदी की समस्या है, हमें रोज इसी तरह पार करना पड़ता है और बरसात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आसपास के बहुत से गांव यहाँ से ऐसे आते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बच्चे बह भी जाते हैं और बड़ों को यहाँ निकालना पड़ता है। तो बेटा इसके अलावा और कोई परेशानी, जैसे कोई बीमार हो या हो, उसके लिए तुम लोग क्या कैसे करते? हाँ, जैसे कोई भी बीमार हो तो यहाँ कोई आसपास अस्पताल नहीं है, सीधा यहीं नदी से पार होकर जाना पड़ता है। ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो फिर नदी से पार भी नहीं हो पाते और उन्हें बीमारी सहन करनी पड़ती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो प्रशासन को अपनी समस्या के बारे में कई बार बता चुके हैं, लेकिन सरकार लोगों की मदद करने के लिए आगे कब आएगी? हमें भी हमको भी प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चों को भी, इस तरह से हम भी आ रहे हैं। कई बार हमने प्रशासन को और शासन को इस समस्या से हम अवगत करा दिया है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। जबकि सबको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, यहाँ पे पुल बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार और के कानों में बिल्कुल भी जू रहने को तैयार नहीं है। हमारी पूरी इतनी जनता पड़ी हुई है, लेकिन सरकार को बिल्कुल अनदेखी कर रही है। सवाल बस इतना ही है कि आखिर कब तक ये लोग इसी तरह हर दिन खतरे उठाने को मजबूर होते रहेंगे? कब इनकी समस्या पर गौर किया जाएगा? किरण कांत शर्मा, P7 न्यूज, पौड़ी गांव, हरिद्वार। नेता लोग घूम रहे हैं हवा में और हवा निकल रही है जनता की। हमको भी प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चों को भी, इस तरह से हम भी आ रहे हैं। कई बार हमने प्रशासन को और शासन को इस समस्या से हम अवगत करा दिया है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। इस मासूम को कुदरत और तबाही जैसे अल्फाज का मतलब भी नहीं समझ में आता होगा।
लेकिन P7 की टीम को अपने गांव में देखते ही इस नन्ही सी बच्ची की आंखों में भी जैसे उम्मीद तैरने लगी। वो हमें आवाज देने लगी, पुकारने लगी, जैसे हमारी टीम उनके लिए मदद का कोई सामान लेकर आई हो। राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे इन बच्चों को बस इतना भर पता है कि उनकी जिंदगी में अचानक बहुत कुछ बदल गया है। उनके लिए अब खेल का मैदान नहीं है, सोने का घर नहीं है, और हाँ, ये बच्चे इतना जान रहे हैं कि उन्हें उनकी मनपसंद चीजें अब खाने को नहीं मिल रही हैं। गुप्तकाशी से तिलवाड़ा के रास्ते पर P7 की टीम जब आगे बढ़ रही थी, तब हमें ये दो बच्चियां रास्ते में दिखी। इस पानी के सैलाब में न जाने कितनी जिंदगियां बह गई, और बह गई बच्चों की वो बेशकीमती ग्राउंड जिसमें वो खेला करते थे। उनके स्कूल नहीं है आज। हमारे पूछने पे पता चला कि ये दोनों बच्चियां 2 घंटे पैदल सफर कर अपनी सहेली के घर जा रही थी। हमको खाने के लिए भी चाहिए, हमारा ग्राउंड भी बह गया, अब कुछ नहीं बचा। सरकार हमारी मदद करो, हमारा सब कुछ बह गया। काश सरकार इनकी बातों को सुन पाती। काश सरकार इन बच्चों का वर्तमान और भविष्य संवार पाती। P7 की टीम ने राहत के इंतजार में इन बच्चों का सच देश के सामने रखा है। इसके बाद सरकार और प्रशासन को फैसला करना है। तो पहाड़ों की ये जिंदगी इतनी कठिन हो चली है कि बच्चों को अपनी दोस्ती निभाने के लिए भी 2-2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। आप यहाँ के हालातों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन बच्चों का सब कुछ बह गया, लेकिन इन्हें आस है कि इनके माँ बाप और सरकार इन्हें फिर से वो जिंदगी दोबारा देंगी। आगे देखिए तबाही के बाद राहत का सच। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। नेता लोग घूम रहे हैं हवा में और हवा निकल रही है जनता की। हमको भी प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चों को भी। इस तरह से हम भी आ रहे हैं। कई बार हमने प्रशासन को और शासन को इस समस्या से हम अवगत करा दिया है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। न कोई सस्ता पूछ रही है, ना सरकार पूछ रही है कि उनके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा है बाहर से जो है, चाहे उसमें रिक्शा चलाने वाला है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो जो है बिजनेसमैन है, कोई भी है, सबने इसमें पैसा दिया है, चंदा दिया है लोगों ने। मगर वो चंदा क्या है, रोड साइड पे जो लोग हैं उन्हीं तक वो सामान पहुंच रहा है। जो गांव जहां रोड संपर्क कर चुका है वहां कुछ नहीं बढ़ रहा। ये है सरकारी राहत की असलियत, ये है सरकार के दावों और जमीनी हकीकत का फर्क, ये है उत्तराखंड में राहत का सच। पहले कुदरत से आई तबाही ने इन्हें भीतर से तोड़ दिया, अब सरकार की नीतियों ने भी इन्हें छोड़ दिया है। इन लोगों की तकलीफ कौन समझेगा? इनके परिवार में जो कमाने वाले थे, उन्हें तबाही ने हमेशा के लिए उनके परिवार से छीन लिया, और हालत यह है कि सरकारी राहत भी इन्हें नसीब नहीं हो पा रही है। लड़का मर गया। तो यहाँ पे क्या करने आए थे आप? हमारी वही पुलिस चौकी में 2 दिन के लिए। खाने पीने का सामान मिल रहा है? कुछ नहीं मिला हमको। वहाँ पे मेरा छोटा भाई था जो कि खच्चरों के साथ वहाँ पे काम करता था, वो दैवीय आपदा में वो भी खत्म हो चुका है सर। राशन पानी नहीं मिल पा रहा है? नहीं सर, हमें कोई पूछने वाला ना ही हमारा गांव का जो है प्रतिनिधि हमें पूछ रहा है, ना ही क्षेत्र में जो पटवारी हैं वो हमें
कोई किसी से मतलब ये नहीं है कि आशा नहीं है। जिन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, जिनके अपने कुदरत की तबाही के शिकार हो गए, आखिर उनसे पटवारी और विधायक के यहाँ चक्कर काटने को कहना कहां तक मुनासिब होगा। पहले ही आपदा के मारे हुए हैं, अपनों को खो चुके हैं। इनके परिवार में जो है कमाऊ जो सदस्य थे वो ऑलरेडी खो चुके हैं और ये जो है आज यहाँ पे पुलिस में रिपोर्टिंग दर्ज करवाने आए हैं और रिपोर्टिंग के आधार पे ये जो है वो प्रशासन से मदद चाहते हैं कि हमको जो है राहत सामग्री प्रदान की जाए। और प्रशासन कहता है कि जब तक जो है हमें रिपोर्ट नहीं मिलेगी, हमारी पटवारी जाँच नहीं करेंगे, तब तक जो है हम इनको राहत सामग्री नहीं दे सकते हैं। राहत की ऐसी असलियत को सुनकर अब सरकार को ये तय करना है कि सरकारी नियम कानून का झमेला बाद में। जब तक क्या ये लोग भूखे मरेंगे, जब तक जो यहाँ के तहसीलदार हैं, जो पटवारी हैं, वो जांच पूरी नहीं कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 से 7 दिन इस जांच में लग जाएंगे, क्या ये परिवार तब तक भूखा ही रहेगा? कैमरामैन आंसू के साथ किरणकांत शर्मा, P7 न्यूज। कहते हैं तकदीर पर किसी का जोर नहीं चलता। तबाही के बाद उत्तराखंड में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बिखर गई, टूट गई। लेकिन जिन बच्चों के पिता अब कभी नहीं लौटने वाले हैं, उन बच्चों से कोई क्या कहेगा? उन बच्चों को तो बस अब झूठी तसल्ली का आसरा है। झूठी तसल्ली का तोहफा अगर तकदीर बदलने की कुव्वत रखता तो इन बच्चों के साथ इनके पिता भी आज इस घर की चौखट पर खेल रहे होते। लेकिन तकदीर झूठी तसल्लियों से कहां बदलती है। तकदीर तो नतीजे सुना देती है, हक में या उसके उलट। लेकिन उससे पैदा हुए हालात को तो लंबे समय तक लोगों को ही झेलना पड़ता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के उत्तरो गांव के इस घर में बैठे इन लोगों की आंखें अब हर पल कुछ खोजती हैं। जैसे आशियाने की दीवार पर कोई तस्वीर लगी थी और हवा का एक झोंका आया और वो तस्वीर तबाह हो गई। ये परिवार है चंद्रपाल का। परिवार में है बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता, पत्नी और 2 बच्चे। लेकिन चंद्रपाल अपनी टैक्सी में यात्रियों को लेकर केदारनाथ क्या गए। परिवार के साथ इंतजार शब्द भी अब हमेशा के लिए जुड़ गया है। परिवार वालों के मुताबिक तब से लेकर आज तक चंद्रपाल की कोई खबर नहीं आई है। पत्नी बताती हैं कि 16 जून को गौरीकुंड से चंद्रपाल के साथ उनकी आखिरी बातचीत हुई थी। उसके बाद तो जैसे कुदरत रूठी और इस परिवार की किस्मत भी। ये आपसे बात फोन पे कब हुई थी लास्ट टाइम? 16 जून 3 बजे। और वो आपसे हुई थी बात या क्या बोला था उसने? समय कुछ नहीं बोला, यहाँ बारिश लग रही थी बहुत तेज। चुप रह हमारा बहन बैठी है। कौन बताएगा कि तिनका तिनका जोड़कर चंद्रपाल ने रोजगार का जरिया जोड़ा था। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक एक पैसे जोड़कर वो टैक्सी चालक से टैक्सी मालिक बना था। लेकिन जिंदगी में जब लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, परिवार के बीच से चंद्रपाल ही गायब हो गए।
पिता की आंखों में उम्मीद की बजाय अंधियारा छाने लगा है। माँ की सिसकियों में यादें बच गई हैं। पत्नी की आंखों का आंसू सूख चुका है और बच्चे झूठी तसल्लियों के सहारे पापा चंद्रपाल के आने का इंतजार करने में लगे हैं।